गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हेलो फिजिक्स और आज का वीडियो है रियल लॉ ऑफ मोशन पे, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। फर्स्ट लॉ कहता है कि फॉर एनी बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। और थर्ड लॉ कहता है ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये रियल लॉ कंसेप्ट समझने के लिए हमें इन तीनों लॉ के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। और इनका अच्छे से मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया भी है। तो रियल लॉ से मतलब क्या है कि सेकंड लॉ को हम रियल लॉ भी कहते हैं। जो सेकंड लॉ है तो उसका मोशन का, उसको रियल लॉ भी कहा जाता है। इससे मतलब क्या है? रियल लॉ से मतलब है कि मैं सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकता हूँ और मैं सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकता हूँ। मैं ये जो एक लॉ है, ये जो लॉ है, मैं इनसे ये दोनों लॉ प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए सेकंड लॉ को इन तीनों में से रियल लॉ कहा गया है। अब देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं। तो अब सेकंड लॉ से हमें इतना पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये हमें सेकंड लॉ से डेराइव करके मिलता है। अब अगर हमने फोर्स को जीरो ले लिया तो अब हमें पता है कि नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड। नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो कोई भी बाहरी फोर्स जो अनबैलेंस्ड है वो नहीं लगी। तो अगर एफ जीरो है तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन भी जीरो है। और मास जो है, मास कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आप अपने आसपास देखोगे तो हर चीज के पास थोड़ा कोई ना कोई मास होगा। कोई 15 ग्राम होगा, कोई 1 किलो होगा, कोई 10 किलो होगा। सबके पास मास होता है। लेकिन अब अगर मास जीरो नहीं हो सकता तो हमें इतना तो पता है कि एक्सेलरेशन फिर जीरो होगा पक्का। ठीक है। अब एक्सेलरेशन जीरो होगी किसी बॉडी की। अब ये एक बॉडी है, इस पे अगर कोई एक्सेलरेशन लगी नहीं रही, अगर इस पे कुछ नहीं लग रही, एक्सेलरेशन ही यहीं की यही है, तो ये इसका कुछ उसका वो चेंज होगा? कोई कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है। उतनी रहेगी उसकी अगर वेलोसिटी है तो कोई। तो इसकी वजह से फिर हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होती ऑब्जेक्ट पे, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन और डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसकी, या मैग्नीट्यूड भी कभी अगर, तो ये सब चेंज नहीं होते जब तक उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता। और यही हम देख रहे हैं कि यही इसका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो हमने सेकंड से फर्स्ट लॉ तो प्रूव कर दिया। अब ठीक है, अब हम करते हैं प्रूव सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को। इसमें ये ध्यान से सुनना कि एक, अब हमें थर्ड लॉ का अब हम देख लेते हैं एक बार। थर्ड लॉ कहता है कि ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यानी हमने ये पढ़ा था कि थर्ड लॉ कहता है कि अगर यहाँ दो बॉडीज हैं और ये बॉडी अगर इस पे एक फोर्स लगाती है F1, और फिर मतलब ये जो भी फोर्सेस होती है पेयर्स में एक्ट करती हैं। कि अगर ये एक बॉडी है, ले लेते हैं M और ये ले लेते हैं A। अगर M
कोई अगर फोर्स ए पे लगाएगी तो ए भी एम पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बस डिफरेंस क्या होगा, वो दूसरे डायरेक्शन में होंगे। तो इससे हम ये डिड्यूस कर लेते थे कि F1 जो है इट इज द नेगेटिव ऑफ F2। तो ये थर्ड लॉ से हमें मिलता था। अब देखते हैं थर्ड लॉ कैसे हम इससे प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ में हम एक वो ले लेते हैं, जैसे कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली सिचुएशन ली थी, वैसे ही सेम सिचुएशन लेते हैं कि एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड टर्म यूज किया है मैंने यहाँ, आइसोलेटेड। इससे मतलब है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है इस पूरे सिस्टम पर। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है। लेट से ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं और ये लगाता है फोर्स F1, ये लगाती है फोर्स F2। तब हम सेकंड लॉ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो सेकंड लॉ के अगर हम वीडियो में देखेंगे तो ये जो सबसे पहले तो फोर्सेस, एक सेकेंड, फोर्सेस ऐसे आता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ये जो अगर हम वो हटाएंगे ये वाला प्रोपोर्शन का साइन, तो कांस्टेंट आ जाएगा। और हमने उस वाले वीडियो में पता किया था ये कांस्टेंट 1 होता है। तो एफ जो है फोर्स है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम इससे F1 और F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो F1 है, जो F1 फोर्स है, F12 1 से 2 पे लगने वाला फोर्स है, वो होगा चेंज इन मोमेंटम 1 to 2 अपॉन टाइम। और जो दूसरा फोर्स लगेगा वो F21 विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 to 1 अपॉन टाइम। तो इन दोनों के लिए टाइम सेम होगा, कोलाइजन है क्योंकि। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा F12 प्लस F21 इक्वल्स टू डेल्टा P12 डेल्टा P21 ऑन टी, ठीक है। तो हमें अब ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, हम सेकेंड लॉ को फिर से यूज करते हैं। अब सेकेंड लॉ में क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब टोटल में अगर हम अब टोटल में अगर हम देखें तो टोटल सबका नेट चेंज जो हुआ है वो इतना हुआ है, नेट चेंज इसमें। अब नेट चेंज जो हुआ होगा इसमें, जो नेट चेंज हुआ होगा it would be directly proportional to the external force applied। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ये हमने यहाँ देख लिया कि ये जीरो है, ये जीरो हो गया, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जीरो के। एक सेकेंड, हाँ। तो जो भी ये नेट चेंज है मोमेंटम का, ये जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें हम ये हटाएंगे साइन तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, पर इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, ठीक है। तो जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम है इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरा जो टर्म है दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा टर्म अगर जीरो के बराबर है तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि फोर्स 1 to 2 प्लस फोर्स
2 to 1 की वैल्यू जो होगी टोटल वो भी 0 होगी, क्योंकि अब नेट चेंज, अब इससे हमें यही पता चलता है कि इन दोनों का जो सम है, जो नेट फोर्स है वो 0 है इस पूरा आइसोलेटेड सिस्टम में। तो हम इससे इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो 1 से 2 पे फोर्स लगती है वो नेगेटिव है उस फोर्स की जो 2 से 1 पे लगती है। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो हमें ये मिलेगा, जो एग्जैक्टली यही चीज है। तो इससे हम में थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाता है। तो इसीलिए जो सेकंड लॉ है वो हमारा रियल लॉ ऑफ मोशन है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।